नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक मास्टरपीस कहानी शतरंज के खिलाड़ी के बारे में। ये ना सिर्फ एक खेल की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये 1856 के अवध की एक ऐसी कड़वी सच्चाई और विडंबना को हमारे सामने रखती है जिसने सच कहूं तो भारत की गुलामी की नींव रख दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। जरा इस बात पर गौर करिए, लकड़ी के एक मामूली शतरंज के मोहरे के लिए अपनी जान दे देना, वो भी तब जब सामने एक पूरा का पूरा असली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहरा हो। हैरान कर देने वाला है ना। इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में यही बेतुकापन है। हम यहाँ दो ऐसे नवाबों की बात कर रहे हैं जो अपने देश पर हो रहे भारी हमले के खिलाफ खून का एक सिंगल कतरा भी बहाने को तैयार नहीं है, लेकिन एक शतरंज के खेल के लिए लड़ते लड़ते जान देने पर उतारू हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अवध की जानलेवा धुन। देखिए, 1857 की क्रांति से ठीक पहले का समय था। अवध पर नवाब वाजिद अली शाह का राज था और पूरा का पूरा राज्य ना विलासिता में डूबा हुआ था। अब ये विलासिता क्या है? इसका मतलब सिर्फ ऐशो आराम नहीं है। ये एक ऐसी अंधी कर देने वाली सुख सुविधा और भोग विलास की स्थिति है जो इंसान को असलियत से पूरी तरह काट देती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही साफ तौर पर बताया है कि कैसे विलासिता की इस सांस्कृतिक बीमारी ने पूरे अवध को जकड़ लिया था। लोग नशे में इस कदर चूर थे कि उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों की कोई भनक तक नहीं थी। मतलब सब कुछ उनके सामने हो रहा था, पर कोई देखने वाला नहीं था। और हैरानी की बात यह है कि यह विलासिता सिर्फ महलों के अंदर तक सीमित नहीं थी। समाज का हर एक तबका इसकी चपेट में था। राजा और नवाब अपने नाच गाने में मगन थे। अमीर लोग दिन भर ताश और शतरंज में लगे रहते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, आम लोग और यहां तक कि भिखारी भी अगर उन्हें 2 पैसे मिलते ना तो वो रोटियां खरीदने के बजाय अफीम और नशा खरीदते थे। मतलब गरीब से लेकर अमीर तक पूरा समाज एकदम लकवाग्रस्त हो चुका था। आने वाली गुलामी का किसी को कोई रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अब आते हैं भाग 2 पर, शतरंज के 2 दीवाने। तो चलिए मिलते हैं अवध के कुलीन वर्ग से आने वाले हमारे 2 मुख्य किरदारों से, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। ये दोनों शतरंज के पक्के दीवाने थे। अब जरा स्क्रीन की बाईं ओर देखिए। उनका अजीब सा भ्रम क्या था? उनका मानना था कि शतरंज खेलने से ना इंसान की बुद्धि तेज होती है और मुश्किल से मुश्किल समस्याएं सुलझ जाती हैं। उस दौर में अवध के अमीर लोग अक्सर यही दलील देते थे। लेकिन अब दाईं ओर देखिए, कड़वी सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में ये लोग सामंतवाद की उपज थे। मतलब उन्हें अपने बाप दादाओं से बनी बनाई जागीरें मिल गई थीं। काम धंधे की कोई टेंशन थी नहीं, तो वे परिवार, राज्य और अपनी हर जिम्मेदारी को भूलकर बस दिन रात शतरंज में ही डूबे रहते थे। इनकी दीवानगी का आलम समझना होना तो बस इनकी दिनचर्या देख लीजिए। सुबह भोर होते ही नाश्ता निपटाकर ये लोग शतरंज की बिसात बिछा लेते थे। दोपहर होती घर का बावर्ची खाने के लिए आवाजें लगाता रहता तो उनका एक ही जवाब होता, हाँ हाँ आ रहे हैं, दस्तरखान बिछाओ। लेकिन उठते बिल्कुल नहीं थे। और शाम होते होते तो नौबत ये आ जाती थी कि बावर्ची को मजबूर होकर खाना उसी कमरे में लाना पड़ता था। मतलब शतरंज उनके लिए कोई टाइम पास नहीं था, ये एक जुनून था। खाना पीना जीना सब उसी बिसात के इर्द गिर्द सिमट गया था। लेकिन भाई, हर चीज की एक हद होती है ना। एक दिन मिर्जा के घर में सब्र का ये बांध टूट ही गया। हुआ यूं कि मिर्जा की बेगम, जो वैसे ही मीर साहब से चिढ़ती थीं और उन्हें मीर बिगाड़ू बुलाती थीं, उनको एक दिन भयंकर सिरदर्द हुआ। उन्होंने मिर्जा को हकीम के पास से दवा लाने भेजा, पर मिर्जा साहब वो तो शतरंज की बाजी जीतने वाले थे, तो उन्होंने अपनी जगह से हिलने से ही साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, बेगम साहिबा गुस्से से तमतमाती हुई सीधे दीवान खाने में घुसी और पूरी की पूरी शतरंज की बिसात ही पलट दी। सारे मोरे हवा में। ये हास्यास्पद सा घरेलू झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेचारों को अपना गेम चालू रखने के लिए एक नई जगह ढूंढनी पड़ गई। और यहां से शुरू होता है भाग 3, वास्तविक दुनिया से भागना। अब देखिए, बाहरी दुनिया किसी ना किसी तरह इन दोनों के इस छोटे से बुलबुले में घुसने की कोशिश करती है। एक तरफ असली दुनिया के बड़े संकट थे। अंग्रेज सेना तेजी से अवध की तरफ बढ़ रही थी। राजा की सेना को और सिपाहियों की सख्त जरूरत थी और इसीलिए इन नवाबों को मोर्चे पर बुलाया जा रहा था। एक दिन राजा की फौज का घुड़सवार मीर साहब के दरवाजे पर आ भी धमकता है। लेकिन इन नवाबों की प्राथमिकता देखिए, असली जंग में जाने के नाम से ही इनकी रूह कांप जाती है। ये अपने ही नौकर से झूठ बुलवा देते हैं कि साहब तो घर पर नहीं है, और मोर्चे पे जाने से बचने के लिए ये दोनों चुपचाप शहर से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। मतलब हद ही हो गई।
असलियत से छुपने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। सोचिए, वो दोनों शहर से दूर गोमती नदी के किनारे एक वीरान, टूटी-फूटी और चमगादड़ों से भरी एक पुरानी मस्जिद में जाकर छुप जाते हैं। और साथ में क्या ले जाते हैं? सिर्फ तंबाकू और अपनी चिलम। उन्हें अपने देश, अपने राज्य की कोई परवाह नहीं थी। उनका बस एक ही मकसद था कि दुनिया चाहे भाड़ में जाए, बस उनका शतरंज का खेल बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलता रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, बिना खून बहे कब्जा। ठीक इसी जगह पर ना मुंशी प्रेमचंद जी का व्यंग एकदम अपने चरम पर पहुंच जाता है। जरा बाईं तरफ देखिए, असली दुनिया में अंग्रेजों की गोरी फौज अवध में मार्च करती हुई आ रही है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो लेवल का क्राइसिस था। और दाई और देखिए, मीर साहब दूर से उस अंग्रेज फौज को आते देखकर थोड़े घबराते हैं, लेकिन मिर्जा का रिएक्शन क्या होता है पता है? वो कहते हैं, अरे उन्हें आने दीजिए, पहले आप अपनी किश्त तो बचाइए। जरा सोचिए, बाहर असली राजा को बंदी बनाया जा रहा है और इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि बस इनका लकड़ी का राजा किसी तरह बच जाए। और इसी उदासीनता के बीच एक पूरे के पूरे साम्राज्य का पतन हो जाता है। 5000 ब्रिटिश सैनिक बिल्कुल शांति से अवध में घुस आते हैं। उनके राजा वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर किसी अनजान जगह ले जाया जा रहा है। और वहां की जनता क्या कर रही है? वो बस चुपचाप खामोशी से तमाशा देख रही है। न कोई विरोध, न कोई लड़ाई। एक पूरे साम्राज्य को बिना खून की एक भी बूंद बहाए बस ऐसे ही कब्जा ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में अपने देश के लिए प्यार या कोई राष्ट्रीय चेतना बची ही नहीं थी। सब एकदम सुन्न हो चुके थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस दर्दनाक स्थिति को बयां करते हुए एक बहुत ही गहरी बात लिखी है। उन्होंने कहा, यह वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते। दोस्तों, इस लाइन की गहराई को समझिए। ये कोई बहुत महान अहिंसा नहीं थी, ये तो कायरता और राजनीतिक पतन की आखिरी हद थी। जब आपका अपना देश गुलाम हो रहा हो और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो उसे अहिंसा नहीं बल्कि स्वार्थ और कायरता कहते हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव, भाग 5 पर, खंडर में शाह और मात। बाहर की दुनिया में तो अवध पूरी तरह हार ही चुका था, लेकिन उस खंडर मस्जिद के अंदर जैसे जैसे दिन ढलता है, शतरंज की बिसात पर टेंशन एकदम हाई होने लगती है। दोपहर के समय मिर्जा लगातार कई गेम हार जाते हैं। शाम होते होते हार की इस खुन्नस में दोनों एक दूसरे पर बेईमानी और धांधली का इल्जाम लगाने लगते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो शतरंज को साइड में रखकर एक दूसरे के खानदान, उनकी हैसियत और उनके बाप दादाओं के काम पर गंदे गंदे ताने मारने लगते हैं। और फिर रात होते होते बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये दोनों अपनी झूठी शान और ईगो के चक्कर में एक दूसरे पर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे चुभने वाली विडंबना है। असल जिंदगी में जब असली राजा वाजिद अली शाह को निकाला जा रहा था, तब इनका रिएक्शन क्या था? एकदम खामोश, डरपोकों की तरह छुप जाना। और उसका रिजल्ट? बिना खून बहे हार मान लेना। लेकिन वही दूसरी तरफ शतरंज की बिसात पर देखिए। जब एक लकड़ी का मोहरा खतरे में पड़ता है, तो इनके अंदर अचानक से शेर जाग उठता है। तुरंत गुस्सा और हिंसा। और इसका नतीजा क्या निकलता है? एक मामूली सी बात पर एक दूसरे को जान से मारने के लिए लड़ पड़ना। असल जिंदगी में जो नंबर 1 के कायर थे, वो शतरंज की बिसात पर खुद को बड़ा शूरवीर समझ रहे थे। और लड़ते लड़ते अपनी उसी झूठी शान के लिए दोनों वहीं उस खंडर में एक दूसरे को मार डालते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी असल में उस समय के कुलीन और अमीर वर्ग के स्वार्थ और उनकी नाकामी पर एक बहुत तगड़ा तमाचा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सामंतवाद की इस बीमारी ने पूरे समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। और सबसे बड़ी सीख जो हमें यहाँ से मिलती है, वो ये है कि जब किसी देश के लोगों में, खासकर उन लोगों में जिनके पास ताकत और पैसा है, जब उनके अंदर से देशभक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, तो वो समाज सीधे सीधे गुलामी के रास्ते पर ही निकल पड़ता है। और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या समाज और देश हमेशा बाहरी दुश्मन की ताकत से हारते हैं, या फिर वो अपने ही लोगों की उदासीनता और खोखलेपन के कारण खुद ब खुद अंदर से नष्ट हो जाते हैं? शतरंज के खिलाड़ी हमें चीख चीख कर यही याद दिलाती है कि जब लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागकर सिर्फ अपने मजे में डूब जाते हैं, तो जाने अनजाने में वो खुद अपनी ही हार की बिसात बिछा रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इस कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर जरूर मजबूर किया होगा।